अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम अगेन टू नॉवल नॉलेज। कैसे सब लोग, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं समर के नेक्स्ट पार्ट के स्टार्ट करने से पहले जिसने अभी तक मेरा चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब मेरा चैनल और ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन। ये होगा इस नॉवल का लास्ट पार्ट। तो चले स्टार्ट करते हैं। रात आंखों में काटने के बाद वो फूटती हुई बाहर आ गई थी। अब्बा के घर से बाहर होने का यकीन कर लेने के बाद एक नज़र बीवी पर डाली। वह नमाज के बाद के जिक्र अज़कार में मसरूफ़ थी, जबकि उसकी अम्मी इस टाइम किचन में ताज़ा आने वाले दूध प्लाज़्माओं से गर्म करवाने में लस्सी और ताज़ा मक्खन निकलवाने में मसरूफ़ थी। सोफ़ी भी अमूमन उनके साथ ही होती थी, मगर इस वक़्त वो उसे कहीं नज़र ना आई थी। तसल्ली करके वो हैदर अली के कमरे की जानिब आ गई। वो वहाँ नहीं था। फिर उसे याद आया कि वो फजर की नमाज के बाद न सुबह की सैर का आदी था। पिछली तरफ वाले दरख्तों के झुंड के पास आकर वो बेकरारी से उसका इंतज़ार करने लगी। जहाँ से हवेली का जहाँ से हवेली का बड़ा फाटक साफ नज़र आ रहा था, जो कि बैरूनी आमदरफ्त का वाहिद ज़रिया था। नमाज के लिए बंद था, क्या दुपट्टा वैसे ही लिपटा था। वो दरूद पाक पढ़ते हुए वो टहलने लगी। फिर उसने उसे गेट से अंदर दाखिल होते हुए देखा। अब्बा के आने से पहले वो उससे बात करना चाहती थी, तो बेकरारी से उसे आवाज़ दी। हैदर ने चौंक कर उसकी सिमत देखा और बारह फलांग कर उसकी जानिब चलाया। उसे देखकर महर के आंसू पलकों की बारह तोड़ कर निकल आए थे। क्या हुआ और खैरियत है? इतनी सुबह से रोता देखकर वो परेशान रह गया। अब्बा की बात सुनी आपने? उन्होंने कहा, अगर हैदर अपनी मर्जी करेगा तो वो भी मुझे तमाम उम्र अपनी दहलीज पर बिठाए रखेंगे। अब्बा अपनी जिद के पक्के हैं हैदर। वो वही करेंगे जो उन्होंने कह दिया है। खुदा के लिए आप अपनी ज़िद छोड़ दें, वो रोते हुए बोली, जबकि हैदर उसकी बात सुनकर कुछ लम्हे गुंग रह गया। ज़िद छोड़ दूँ और सोफ़ी को शाहों से ब्याह दूँ? उसके लहजे की ठंडक से महर से टपटा गई। नहीं नहीं, बाखुदा मेरा ये मतलब नहीं था। लेकिन एक बार वो झिझक सी गई और कदरे रुख मोड़ लिया। एक बार हमारी शादी मतलब रुखसती हो जाती, एक आपको फिर ही सोफ़ी का मामला उठाना चाहिए था। वो आहिस्ता से बोली, इतनी देर में तुम्हारे अब्बा सोफ़ी का काम कर चुके होते, क्योंकि मसला मैं नहीं तुम्हारे अब्बा ने उठाया मोहतरमा। मैं सिर्फ उसे सही इंजाम तक पहुँचा रहा हूँ और तुम फ़िक्र ना करो। सोफ़ी की शादी के बाद मैं रुखसती भी करवाऊँगा, ये मेरा तुमसे वादा है। तुम फ़िक्र मत करो। और तुम्हें सारी ज़िंदगी बिठाए रखने की सिर्फ एक एक गिरदे वक़्त की है चचा की, वरना वो खुद भी जानते हैं कि ऐसा मुमकिन नहीं है। वो जो पहले ज़रा तेज़ हुआ था, अब महर को इस कदर परेशान देकर उसका लहज़ा खुद ब खुद नरम पड़ गया था। वो भी अपनी अनाह को बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं हैदर, और मैं आपको खोना नहीं चाहती। रोना एक बार फिर से शुरू हो गया। हैदर तवील साँस लेकर रह गया। उसने उसके हाथ उसके चेहरे से हटाए और नरमी से आंसू पोंछते हुए गोया हुआ, देखो मेहरू, रोना किसी भी मसले का हल नहीं है। हर मसले का मुकाबला जवान मर्दी से करने की कोशिश करनी चाहिए। ये मेरा कौल है। और अगर फिर भी हल ना हो तो फिर तदबीर लड़ानी चाहिए। और फिर भी मसला जो का तो रहे तो अल्लाह पर छोड़ देना चाहिए। अभी तो हमारा पहला मरहला भी शुरू नहीं हुआ। बस तुमने अपने हिसाब काबू में रखते हुए हालात का बहादुरी से मुकाबला करना है। हाथ पे हाथ धरे रहने से कुछ हासिल नहीं होगा। तुम जाओ, मैं सब सँभाल लूँगा, और तुम अब मेरी और मैं तुम्हारा हूँ। इस बात का यकीन कर लो, हमें दुनिया की कोई ताकत एक-दूसरे से अलग नहीं कर सकती। उसकी तसल्ली दिलाने पर उसकी परेशानी तो कम नहीं हुई थी, लेकिन जो रात से वो घुटन महसूस कर रही थी, उसका ख़ात्मा ज़रूर हो गया था। सोफ़ी नाश्ता लेकर आई हैदर के लिए, और अभी किसी काम से बाहर गई थी। जब उसने बीबी को कदरे मुहतात अंदाज में कमरे में दाखिल होते हुए देखा, अरे बीबी, आपने क्यों ज़हमत की? मुझे पिला लिया होता। नाश्ते की ट्रे को दो दूर घसीटता वो उठ खड़ा हुआ। बीबी उसके पास ही बैठ गई और हैदर को अपने बैठने का इशारा किया। मुझे तुम पर फ़ख्र है हैदर, अपनी बहन की खुशियों के लिए जिस तरह तुम डट कर खड़े हो। 20 साल पहले मेरा कोई भाई भी ऐसा कदम उठाता तो मेरी तमाम ज़िंदगी ऐसे वीरान ना गुजरती। मगर मुझे खुशी है इस बात की है कि जिस दौलत और जायदाद और फ़लसुदा रवायात के लिए मेरे बाप भाइयों ने मेरी ज़िंदगी रोल दी, उसकी तुम्हारे नज़दीक चंदा अहमियत नहीं है। तुम्हारे लिए इंसान और इंसानी एहसासात की ज़्यादा कदर है बेनस्बत मादी अशिया के। खुश रहो मेरे बच्चे, अल्लाह तुम्हें अपने मकसद में कामयाब करे। उन्होंने पुरजोश अंदाज में कहकर उसकी रोशन पेशानी पर चूम लिया। मैं अपनी ज़िंदगी गुजार चुकी हूँ बच्चे, इसलिए शायद खुल्लम खुल्ला तुम्हारी तुम्हारी इस जद्दोजहद में तुम्हारा साथ ना दे पाओ कि उम्र के आखिरी दिनों में अपने भाई से किस किस्म की चपलिश नहीं चाहती, मगर मेरी दुआ तुम्हारे साथ है। और ये उन्होंने हाथ बढ़ाकर एक पोटली हैदर के हाथ में पकड़ाई। उसने नासमझी सी बेबी को देखा तो मुस्कुरा दी। सोफ़ी के लिए है वो तमाम ज़ेवरात जो मेरी माँ ने मुझे दिए थे, मेरी तरफ से तोहफ़ा है, एक मामूली सा और दुआओं का अनमोल ख़जाना भी, कि अल्लाह ताला तुम दोनों को दोनों जहानों की तमाम खुशियाँ सरफ़राज़ फरमाए। और तुम्हारे वो तमाम
ارادے کامیاب کرے جو تم نے اس علاقے کے لوگوں کی زندگی سے تاریکی دور کر کے اجالا لانے کے لیے رکھے ہیں۔ چلتی ہوں بھائی، زمینوں سے آتے ہی ہوں گے، کہہ کر وہ رکی نہیں تھی، تیزی سے اس کے کمرے سے باہر چلی گئی تھی۔ صوفی جس وقت کمرے میں واپس آئی تھی، بھائی کو کس گہری سوچ میں دیکھا تھا۔ اس نے مجھ سے صاحب بہن کو بیوی کے بارے میں بتا کر وہ زیورات سنبھالنے کو کہا اور خود چاچا سے ملنے چل دیا، جو کچھ دیر قبل ہی اوطاق سے آئے تھے اور اب اپنے کمرہ خاص میں بیٹھتے ناشتہ تناول کرنے میں مصروف تھے۔ حیدر کو دیکھتے ہی چونکے تھے مگر کچھ ظاہر کیے بنا اسے اپنے ساتھ ناشتہ کرنے کی پیشکش کی تھی، جسے اس نے نرمی سے منع کر دیا اور خود ان کے سامنے بیٹھ گیا۔ آپ ہمارے بزرگ اور سرپرست ہیں چاچا جی، اور آپ کو ہم نے ہمیشہ اپنے والد کی جگہ پر سمجھا ہے، کیونکہ آپ اپنے والد کو دھندلی سی شبیہ ہے ذہن میں۔ بس آپ نے بھی ہمیں اپنی اولاد کی طرح چاہا، پالا پوسا اور آج اس مقام تک لائے ہیں۔ ہمارے دل میں آپ کے لیے ویسے ہی عزت اور احترام ہے جیسے ایک والد کی ہونی چاہیے۔ وہ سر جھکائے بہت سنجیدگی سے بولا، جبکہ چاچا حاکم علی یہ سوچ کر مسکرا دیے کہ شاید وہ اپنے ارادے سے باز آ چکا ہے جب ہی ایسے انداز میں ان سے محبت اور ان کے احسانات کا اظہار کرا ہے، مگر اس کی اگلی بات اس نے ان کے تیور خراب کرنے شروع کر دیے۔ آپ سے یہی درخواست ہے کہ میرے فیصلے پر غور کرتے ہوئے میری بہن کی شادی وہیں کر دے جہاں میں نے طے کی ہے۔ خدا شاہوں میرا بھائی ہے، میرا ہی خون ہے، اگر وہ آج صوفی سے بڑا نہ صحیح اس کا ہم عمر ہی ہوتا تو مجھے اپنی بہن کو اس کے بیانے میں کوئی آر محسوس نہیں ہونا تھا، مگر اتنا بڑا ظلم میں برداشت نہیں کر سکتا۔ حیدر کے لہجے میں آج غصے کے بجائے لہجت تھی۔ میں نے ماموں کو کل رات بارات لانے کو کہا تھا، اگر سرپرست بن کر صوفی کو اپنی دعاؤں کے ساتھ رخصت کریں گے تو آپ کا یہ احسان شاید میں عمر بھر نہ اتار پاؤں۔ اس کی اس بات نے حاکم علی کو اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہونے پر مجبور کر دیا۔ ایسا نہیں ہو سکتا حیدر علی، غیر برادری سے کوئی بارات آج تک نہ ہمارے خاندان میں آئی ہے، نہ ہی غیر برادری کو بیٹی دے کر ہم اپنا شملہ جھکا سکتے ہیں۔ ہاں، تم ایسے کرنے کا فیصلہ کر چکے ہو تو بے شک اپنی بہن کو جہاں چاہتے ہو رخصت کر دو، مگر اس کے بعد تمہارا اور تمہاری بہن کا ہم سے کوئی تعلق اور واسطہ نہیں ہوگا۔ بھول جانا کہ میں نے اپنی بیٹی کا ہاتھ کبھی تمہیں تھمایا تھا، اور اس بھول میں بھی مت رہنا کہ میں اسے ایسے ہی بٹھائے رکھوں گا۔ اگر میں اس کا ہاتھ تمہارے ہاتھ میں دے سکتا ہوں تو یہ رشتہ توڑ کر بھی سکتا ہوں۔ میں اسے تم سے خلا ہاتھ دلوا کر اس کی شادی خاندان میں ہی کسی اور سے کر دوں گا۔ اپنی انا اور جھوٹے جاوے جلال کے الزام میں چاچا جی بہت غلط بول رہے تھے۔ حیدر نے اپنے ضبط کو رخصت ہوتا محسوس ہوا، اور اس وقت آپ کا اونچا شملہ کہاں ہوگا چاچا جی؟ جب آپ کی اپنی عزت اپنی بیٹی کو لے کر عدالتوں کے تھکے کھائیں گے اسے خلا دلوانے کے لیے، کیونکہ میں اپنی بیوی کو کبھی بھی نہیں چھوڑوں گا۔ اور جہاں بات عزت اور غیرت کی ہے تو جہاں 7 پشتوں میں آپ کی دہلیز پر غیر برادری سے بارات نہیں اتری، کئی بے جوڑ رشتے کر کے کئی زندگیاں برباد کر دی گئی، کئی لڑکیوں کو عمر بھر کنوارا بٹھا کر قبر میں تلنے پر مجبور کر دیا گیا کہ ان کے جوڑ کا خاندان برادری میں رشتہ نہیں تھا، اور غیر خاندان میں شادی جائیداد بھی غیروں کو اپنوں کو دینی پڑے گی، اور رسم و رواج پر بھی حرف آئے گا۔ وہاں آپ شاید یہ بھول گئے ہیں کہ آپ 7 پشتوں میں کسی عورت نے خلا بھی نہیں لی، آپ کے خاندان کی عورتوں نے کبھی پورا گاؤں نہیں دیکھا، اور آپ اپنی بیٹی کو عدالتوں میں ہزاروں مردوں کے درمیان گھٹیا سوالات اور ایک الزامات کے بوچھاڑ میں جا کر کھڑا کریں گے، کیونکہ خلا لینے کے لیے بھی بہت کچھ سہنا پڑتا ہے، بہت کچھ برداشت کرنا پڑتا ہے، مقصد میں کامیابی ہو یا نہ ہو۔ اس وقت آپ کی عزت، آپ کا شملہ اور خاندان رسم و رواج پر حرف نہیں آئے گا کیا؟ وہ غصے میں ان کی آنکھوں میں دیکھ کر بولا تھا۔ چاچا حاکم علی تلملا گئے تھے۔ کل صوفی کا نکاح اور رخصتی ہے چاچا، اگر آپ آ کر اسے اپنی دعاؤں کے سائے تلے رخصت کر دیں گے تو ہمیں خوشی ہوگی، ورنہ یہ بات تو میں جانتا ہی ہوں کہ ہمارے ماں باپ اس دنیا میں سے بہت پہلے رخصت ہو چکے ہیں، اور اپنی بہن کے لیے اس کا اچھا برا میں نے ہی سوچنا ہے۔ صوفی کی رخصتی کے بعد میں اپنی بیوی کے بارے میں بات کروں گا آپ سے، کہہ کر وہ رکا نہیں تھا۔ حاکم علی کو غصے میں تلملاتا وہیں چھوڑ گیا تھا۔ اگلے روز حاکم علی نے حیدر علی کو پیغام بھیجایا کہ یا تو وہ اپنے ارادے سے باز آ جائے، یا پھر جب وہ واپس آئے تو ان کی حویلی میں نہ ملے، کیونکہ اپنے اصولوں سے رد گردانی کرنے والے کو وہ کڑی سزا دیتے ہیں، مگر یہاں وہ صرف اس بات کا لحاظ کر رہے ہیں کہ ان کی مرحوم بھائی کی نشانی، ورنہ حاکم علی کے دروازے پر کوئی غیر باز لینے آئے اس بازو کو وہ کاٹ دیا کرتے ہیں۔ منشی نے ویسے ہی تمام الفاظ حیدر علی کے سامنے آ کر دہرا دیے تھے۔ وہ کوئی جواب دیے بغیر چپ بیٹھا رہا تھا، اور آج کے دن وہ کسی بھی فرد سے زبانی اور عملی بھیڑ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ حاکم علی کو پتہ نہیں واقعی کسی ضروری کام سے نکلنا
ज़रूरी काम से निकलना पड़ा था। वो जानकर मंज़र से गायब हुए थे, ये कोई पाया न था, अगर मगर उनके घर से न जाने के बाद महर ने अच्छा ख़ासा रौनक का समा पैदा कर दिया। हवेली की तमाम मुलाज़िमों और अपनी करीबी सहेलियों को बड़े हाल में जल्द पहुँचने का हुक्म देकर वो ना सिर्फ़ खुद तैयार हुई भी, बल्कि बीबी के कहने पर सोफ़ी को भी तैयार कर दिया। फिर महज़ 2 घंटे के अंदर अच्छा ख़ासा शादी के घर वाला माहौल बन गया। बीबी ने जब उसे आज सोफ़ी की रुखसती का बताया था, वो अपने बारे में परेशान होने के बजाय ये सोचकर रह गई कि सोफ़ी को भी खुशियाँ पाने का इतना ही हक है, जितना उसे सिवा सिवाय उसे हर किस्म की फ़िक्र छोड़कर उसकी खुशी में शरीक होना चाहिए। आखिर वो दोनों बचपन की सहेलियाँ थीं, हमराज़ मखलस साथी। बीबी ने अभी इस हाकिम अली की खला वाली धमकी की बाबत नहीं बताया था, वरना वो यूँ बेफ़िक्री ना फिर रही होती। वो तो आज तक हैदर की इसी बात के ज़ेर असर अपनी तमाम परेशानियाँ भूल चुकी थी कि वो उसकी ज़िम्मेदारी उठा चुका था। तो निभाना भी जानता है। सो चच्ची के घूरने को खातिर न में ना लाते हुए उसने मुलाज़िमा से ढोलकी भी मँगवाई थी और अब हाल में सबको जमा किए गला फाड़-फाड़ के गा रही थी। सोफ़ी कुछ अफ़सरदा, कुछ खुशी मिली-जुली कैफ़ियत में सोफ़े पर बीबी के साथ बैठी ये सब हंगामा देख रही थी। दोपहर 2 बजे के करीब मामू और जो 10-12 बंदों पर मुश्तमिल बारात लाए थे, ये भी हैदर अली की ताकीद पर हुआ था। वो अपनी तमाम खुशियों में अपने घर जाकर पूरी कर लेंगे। फर्नीचर और बाकी का जहेज़ का कीमती सामान उसने मामू के घर भिजवा दिया था। हाकिम अली को कुछ भी बताए और पूछे बगैर निकाह किसी भी तल्ख़ी के बगैर हो गया था कि हाकिम अली मौजूद ना था। खाना खाकर रुश्ती अमल में लाई जाने लगी। मिलते समय सोफ़ी से जहाँ महर और बीबी फूट-फूट कर रोईं, वहाँ चाची भी सोफ़े से नली और 2 सोने की तलाई चूड़ियाँ चिपके उसकी कलाई की ज़ीनत बता दी कि कुछ वक़्त को वो भी चाची हाकिम अली वाली सोच के ज़ेरे असर बहक गई थी। मगर फिर सोफ़ी की मासूम सूरत पर नज़र पड़ते ही उन्हें महर याद आ जाती तो दिल और 2 मुख्तलिफ राग अलापने लगते। सो रुखसती के वक़्त वो भी अफ़सरदा थीं कि सोफ़ी ने तो महर से बढ़कर उनको एक माँ का मान दिया था और ख़िदमत की थी। दोपहर तक ये सारा हंगामा रहा था, फिर एक सुकून सा चारों ओर छा गया। वो बेहद थका हुआ अपने कमरे में आया था। उसके आने के थोड़ी ही देर बाद महर उसके लिए चाय लेकर आई। हैदर ने गौर से उसके सजे-संवरे रूप को देखा, फिर शुक्रिया कहकर अब उसे बैठने को कहा था। मैंने अपनी एक ज़िम्मेदारी पूरी कर दी है महर, और मुझे लगता है कि अब एक और अहम फ़र्ज़ की अदायगी का वक़्त है। घूँट-घूँट चाय पीता वो संजीदगी से बोल रहा था। महर क्या कहती, नज़रें झुकाए अपने हाथों की लकीरों को खोजती रही। चचा अपनी अना को बुलंद कर रखने के सिलसिले में कोई ऐसा गलत फ़ैसला ना कर दे जिससे नाक़ाबिले तलाफ़ी नुकसान हो। उससे पहले ही समझे कुछ अहम फ़ासला लेना होगा। मगर इस बार मुझे तुम्हारे साथ की ज़रूरत होगी महर, बल्कि घर के हर अफ़राद की। वो इस वक़्त गुस्से में है और तारीख़ गवाह है कि जब जब किसी पर भी बरावक़्त आया है तो उसी गुस्से ने शैतान बनकर इंसान पर ऐसा वार कर किया कि वो सुध-बुध खोकर हमेशा इंसान को तबाही की तरफ ले गया। मैं आपके साथ हूँ हैदर, मगर मैं समझ नहीं पा रही कि आप क्या कहना चाहते हैं। उसके सो मेरी बातों के जवाब में उसने उलझ कर कहा, चाचा ने कहा था कि अगर मैं सोफ़ी को मामू के हाँ ब्याह दूँ तो वो कभी भी तुम्हें मेरे संग रुखसत नहीं करेंगे। और जब मैंने उनसे कहा कि मुझे उनकी इजाज़त की ज़रूरत नहीं है, तो मैं रुखसत कराने के लिए उन्होंने वो ज़बरदस्ती तुम्हें मुझसे खुला दिलवाएंगे। मैंने हैदर को संजीदगी से बोलते हुए सुना और बेइख्तियार अपने दिल पर हाथ रखकर खड़ी हो गई। उसका चेहरा ज़र्द पड़ गया। मैंने कहा था ना हैदर, मैं ऐसे नहीं डर रही थी। ऐसे ही नहीं, खदशात ने दिन रात मेरी नींद उड़ाई थी। वो ज़िद पर आ गए हैं और गुस्से में हैं, तो फिर किसी नुकसान की नहीं सोचेंगे। भला उनकी बेटी का घर उजड़े या दिल, उन्हें किसी भी बात की परवाह नहीं होगी। मैं कहती थी कि वक़्त से मुठभेड़ का नहीं है। अब क्या होगा? बेहद परेशानी से उसने हैदर से पूछा। कुछ नहीं होगा, अगर तुम साबित कदम रहोगी, मेरा साथ दोगी, तो और इसी के लिए तुम्हें कबल अज़ वक़्त तैयार कर रहा हूँ। वो कुछ सोचते हुए बोला, मैं तो मरते दम तक आपके साथ हूँ हैदर। आप मुझसे ना कहते तब भी, मैं मर जाऊँ तब भी अब्बा मुझसे कोई ऐसा मुतालबा नहीं मनवा सकते हैदर जिसमें आपके छोड़ने की बात आई है। उसके अल्फाज ही नहीं, लहजा भी उसकी सच्चाई में गवाही दे रहा था कि हैदर ने उसने अपने दुआओं से पाया था। कोई कैसे भला उनको अलग कर सकता था। फिर महर की यकीन दहानी के बाद उसकी परेशानी कुछ कम हुई थी।
चाचा हाकिम अली से कुछ بعید नहीं था वो कि वो जज्बाती दाव पेच आजमाकर किसी उल्टे सीधे कागज़ पर महर से साइन करवा लेती, जिससे वाकई उन दोनों की ज़िंदगी दाव पर लग जाती। महर के जाने के बाद वो आगे का लाहिया अमल सोचने लगा कि चाचा हाकिम अली का रद्द-ए-अमल अब क्या होगा। क्या उसे महर को रुखसत कराने की बात अभी छेड़नी चाहिए या 1.5 माह बाद होने वाले अपने इम्तिहानात के बाद सोचूं कि इस गोरख धंधे को सुलझाते हुए नींद की गहरी वादी में उतर गया। इंसान अपनी ज़िंदगी के फैसले अपनी मर्ज़ी से लेता है, मगर कातिब तकदीर को इंसान की मर्ज़ी से कोई गर्ज नहीं होती। इंसान की लाख तदबीरों के बाद भी ज़िंदगी उससे नहज से ही गुजरती है जिसे तब तकदीर ने लिखा होता है। हाकिम अली की ज़ोर ज़ोर से बोलने की आवाज़ पर हैदर की आंख खुली थी। शाम रात में बदलने को तैयार थी। वह जैसा अंधेरा हर सू फैल रहा था। कुछ देर वो यूं ही कलसमंदी से लेटा रहा, फिर ख्याल सोफ़ी का आया। वो हमेशा इस टाइम के लिए चाय लेकर हाजिर हो जाया करती है। उसके अच्छे नसीब की दुआ करता वो बाहर गया। आ गया चचा हाकिम अली को अपनी मजाज के खिलाफ हर बात पर ही गुस्से से चिल्लाने की आदत थी, मगर आज हैदर गुस्से का माखज़ जानता था, सो खुद उनका सामना करने के लिए तैयार करना। वो आइंदा का लाहिया अमल सोच रहा था। हाकिम अली इसकी तवक्का से भी बढ़कर गुस्से में था। मगर मैंने तुमसे कहा था कि अपनी मनमानी करने के बाद मैं तुम भाई बहनों को खुद के लिए और इस घर के लिए मरा हुआ तस्वर करूंगा। मैं तुम मुझे यहाँ अपनी शक्ल मत दिखाना, मगर तुम मेरी बात को दीवाने की बड़ समझ समझते थे शायद। इस पर नज़र पड़ते हुए हाकिम अली ने धाड़ कर कहा। बीवी ने बेसख्त सीने पर हाथ रख लिया। चाची भी दौड़ी चली आई। उससे पहले उन दोनों का हर म्यासब अकेले ही हुआ था। महर अलग दरवाजे से लगी थी, थर थर काँप रही थी। बीबी और अपनी माँ के सामने वो हर बात बोल जाया करती थी, मगर अब्बा के सामने मुंह से एक लफ्ज़ निकालना की ज़रूरत नहीं थी इसकी। ठीक है, चला जाता हूँ यहाँ से, मगर मेरी एक अमानत है आपके पास, वो मेरे हवाले कर दें। फिर उसके बाद मैं नज़र भी आ जाऊँ तो आपको तो जो चोर की सज़ा वो मेरी सज़ा। हैदर खासा पुरसकून था। हाकिम अली के मुकाबले में उसका ये अंदाज़ हाकिम अली को आग लगा गया था। कौन सी अमानत, कैसी अमानत, जाओ यहाँ से, हमारा अब तुमसे कोई ताल्लुक नहीं है। मैं अपनी फितरत के खिलाफ बहुत नरम बरत चुका हूँ तुमसे। चले जाओ। ऐसा ना हो कि मुझे बंदों के ज़रिए तुम्हें उठाकर वो बाहर फेंकवाना पड़े। मेरी बीवी को मेरे साथ भेज दे चाचा, मैं भी चला जाऊँगा। अंदर खड़ी फुआर फूट-फूट कर रो रही थी। चाचा भतीजे की जंग में वो किसको जीतने क्या किसको हारनेगी, कौन हारेगा, ये ख़्याल उसके दहलाए जा रहा था। खबरदार जो मेरी बेटी का नाम बार-बार अपनी ज़ुबान पर लाए तो हाकिम अली की बेटी वो अपने बाप का मान रखेगी। जैसे मैं कहूँगा वैसे करेगी। महर बाहर आओ और अगर आकर इसको इसकी औकात बताओ। जिस शख्स ने बाप की बात इज़्ज़त ना रखी, वो उसकी बेटी को खाक तहफ़्फ़ुज़ देगा। गुस्से ने हाकिम अली को बौखला कर रख दिया था। उन्होंने ज़ोर-ज़ोर से महर को आवाज़ें लगाना शुरू कर दी। मैं चंद ही लम्हों में सिमटाए महर सबके सामने आई। किसी से बोलने से पहले हैदर सबसे आगे आया। चाचा ने तुम्हारी रुखसती मेरे साथ करने को इनकार कर दिया। महर वो हमारा रिश्ता तोड़ना चाहते हैं। उन्होंने मुझसे यहाँ सारी ज़िंदगी के लिए निकल जाने को कहा है, मगर मैं तुम्हें लिए बगैर कहीं नहीं जाऊँगा। तुम अपना सामान पैक करो, हमें अभी जाना है। वो तेज़-तेज़ बोलकर उसका हालात की संगीनी के बारे में बता रहा था। महर ने बेयकीनी से अपने अब्बा की सिमत नज़र की। तुम उसको उसके सामने अपनी ज़ुबान से ही बता दो महर पुत्र, कि तुम उस नाफरमानी के लिए अपने बाप का सर नहीं झुका सकती। ना ही हमारे यहाँ की बेटियां ऐसे छेतर बेहार को होकर माँ बाप की इजाज़त के और मर्ज़ी के बगैर मुंह उठाकर कहीं भी चल पड़ती हैं। हाकिम अली ने गूंजदार आवाज़ में कहकर महर को में मुश्किल में डाल दे। तुम्हें जज्बाती तौर पर ब्लैकमेल कर रहे हैं। महर, मैं कह रहा हूँ कि हमारे साथ चलो, मैं तुम्हें चलना होगा। आज ये जज्बाती दाव पेच लड़ाकर और कल को और कोई चाल चलकर हमें अलग कर देंगे। महर के चेहरे पर बेहद बेबसी देखकर हैदर चिल्लाया। वो बेबसी से दोनों हाथों में मुंह छुपाकर रो पड़ी, गोया दिलो जान से हैदर के साथ जाने पर आमादा थी। मगर ऐसे ही कि अब्बा का सर भी ना झुके, वो मान जो नहीं उन्हें अपनी बेटी पर था वो ना टूटे। बस देख लिया मियाँ उसका रद्दमल और जान ली उसकी नज़रों में अपनी औकात। हाकिम अली महर के रोने को अपनी जीत समझे थे और तंजिया अंदाज में बोले थे। हमारे यहाँ की शरीफ बेटी अपनी ज़िंदगी के हर फैसले का एहतराम अपने माँ बाप को देकर उनका मान रखती है। तुम्हारी खुद सरी नहीं दिखाती। अब तुम जा सकते हो कभी वापस ना आने के लिए। उनके लहजा और अल्फाज ने खोल से भरपूर। महर ने तड़प कर सर उठाया। अब्बा ऐसा मत करें, हैदर के साथ मैं नहीं जाऊँगी उसके कहने पर कहीं भी, मगर आपके उससे घर से मत निकाले, ये घर उसका भी तो है। अब के वो रह ना सकी और रोते हुए हाकिम अली से कहा। हाँ हाकिम भाई, महर ठीक कह रही है। हैदर आपका अपना खून है और फिर दामाद भी। आप कैसे निकाह करने के बाद अपनी बेटी का हाथ उसे देने से मुकर सकते हैं? उसने गलती की है तो उसे सजा दीजिए, मगर उस तरह करके जुल्म मत करें। बेबी भी तख्त से उठकर भाई के सामने आ खड़ी हुई। उसके किए कि मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। आप भी अपना बच्चा
समझ कर दरगुजर करे करे और कोई मुबारक दिन देकर महर को उसके साथ रुखसत कर दीजिएगा। खुदारा एक ज़िद की खातिर उन दोनों की ज़िंदगी से मत खेले। उस घर की औरतों को कभी अपने हक के लिए बोलना नहीं दिया गया था, मगर आज बीवी मैदान में। हाँ, जबकि चच्ची हनूस खामोश थी, कभी गुस्से से गरजते बरसते अपने शोहर को देती तो कभी ज़ारो गतार होती बेटी को। तुम चुप करो खालदा, उसने गलती नहीं गुनाह किया करके अपने आने वाले नस्लों को एक गलत और अजीब तरकीब दी है। आज उसको सजा ना मिली तो हर दूसरा बंदा उठकर उल्टे सीधे काम कदम उठाने लगेगा। एक अपनी बेटी का हाथ उस जैसे शख्स के हाथ में देना मेरी बहुत बड़ी भूल थी, और हकम अली अपनी भूल सुधारना जानता है। जहाँ तक रही मेरी बेटी की बात, ये अभी ना समझ है, उसे सही गलत का नहीं पता। वक्त गुजरने पर ये भी खड़े खोटे पहचान लेगी और पता चल जाए उसे कि माँ बाप कभी भी औलाद के लिए गलत फैसला नहीं करते। मुझे खुशी है कि मेरी बेटी ने मेरा मार रख लिया, उसके फ़ख्र को उसके मुंह पर धिक्कार दिया हूँ। अपनी बीवी को लेकर जाऊँगा, वो तहकीरा अंदाज में बोले, और उसकी चिया चपड़ी बातों में आकर महर कोई कदम उठाकर भी लेती तो मैं ने उसी वक्त खुद को गोली मार देनी थी। गुलाम अली हाकिम अली ने ज़ोरदार आवाज़ में लाजिम को बुलाया। उस शख्स को धक्के मार के इस घर की तहरीर से बाहर कर दो, और आइंदा बाहर नजर आए तो बेशक गोली मार देना। उनकी मुलाजमों को इस तरह कहने पर महने पर मुश्किल अपनी चीखों का गला घूटना था, और एक बार फिर हाकिम अली के सामने आई। अब्बा, ऐसा मत करें, मैं माफ़ी मांगती हूँ हैदर की खातिर से और तरफ से। ये आइंदा ऐसा कुछ नहीं करेगा। बस करो ये ड्रामा। महर बीबी, तुम्हारे अब्बा की इन धमकियों में से डरने वाला नहीं हूँ, लेकिन मैंने ये भी देख लिया है कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए कितनी कदर है। मैं चाह रहा हूँ, और हाँ, अब तुम बुलाओगी तब भी हैदर अली नहीं आएगा, और तुम्हारे अब्बा की खुशफहमी में वक़्त दूर कर ही देगी कि हैदर अली तुम्हें छोड़ देगा। गुलाम अली को जो उसे हाथ लगाए हुए झिझक रहा था, हाथों से दूर धकेलते हुए वो महर तक आया और उसकी आंखों में देखते हुए कहा था, हैदर, हैदर, मेरी बात समझने की कोशिश करो। बौखला कर बोली, जबकि है उसकी इस दूसरी कोई बात सुने बगैर वो तेज़ कदमों से मुड़कर वहाँ से चला गया, शायद कभी वापस न आने के लिए। महर ने कुछ देर साकत खड़ी रही और पथराई आंखों से गायब होता देखा, फिर उन लामती नज़रों से हाकिम अली को देखती अंदर भाग गई। बीबी थके थके कदमों से उठी और उसके पीछे चल दी। सिद्ध और अना की जंग में बहुत कुछ होना पड़ता है, जज्बात और एहसास, रिश्ते, हत्ता कि इंसान भी। पता नहीं वक़्त इस बार ज़िंदगी का कौन सा तल्ख़ रंग इन्हें दिखाना चाहता था। इस घर में जो कुछ भी जब भी उनके साथ हुआ, वो समझती थी कि बस अब उससे बढ़कर रंग तो ज़िंदगी का होता ही नहीं होगा। मगर अगली बार उससे भी गहरी कारी ज़रब वो फिर यही सोचती। अब हालात जो रुख इख्तियार कर गए थे, उसके बाद न जाने क्या कुछ देखना अभी बाकी था। उन्हें देखकर मेहरान के गले लगकर बेख्तियार फूट फूट कर रो दी। मैंने ज़िंदगी के हर मोड़ पर उसका साथ देने का वादा किया था बीबी। मुझे नहीं पता था कि हालात ऐसा रुख इख्तियार कर जाएंगे। अब्बा यूँ मुझे कटहरे में खड़ा करके अपने बाप होने का खराज मांग लेंगे। और वो बहुत खफा होकर गया है बीबी। कभी वापस नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। तुम्हें उसके साथ चले जाना चाहिए था महरू। बीबी बीबी ठहरी हुई आवाज़ पर वो हैरान रह गई। तुम्हारे अब्बा ने हमेशा वही किया जो उनसे उनके अना ने करवा दिया। मेरी बदकिस्मती ये थी कि मुझे ना तो हैदर जैसे भाई की सरपरस्ती मिली थी, ना हैदर जैसा शरीक सफ़र जो अपने से बंधे हुए हर रिश्ते पर आने वाली कोई भी आंच खुद पर ले आए। ले ले, मैं क्या करती बीबी? मेरे हाथ अब्बा ने बांध दिए थे। अब क्या होगा? मैं क्या करूँगी? वो बेहद परेशान मुझसे पूछ रही थी। कुछ नहीं होगा, बस अब अल्लाह के से दुआ करो कि वो कोई राह निकाले। मैं हैदर से राब्ता करने की कोशिश करूँगी। उन्होंने उसका हाथ थपथपाकर उसे तसल्ली दी थी। हाकिम अली के घर के वो बहुत दिलबहर था और गुस्से में निकला था। वो तो चाचा को समझाना चाहता था, किसी भी बदमज़गी के बगैर महर की रुश्ती की बात करना चाहता था, मगर चाचा के गुस्से ने हालात कुछ इस किस्म के पैदा कर दिए कि महर को दरमियान में लाना पड़ा था। और हैदर जैसे महर की मोहब्बत और यकीन दहानियों पर बहुत नाज था, बुरी तरह टूट गया जब महर ने उसके साथ जाने से इनकार कर दिया। महर की उस बेवफाई के उसके अंदर एक जवार उठता रहा था। मर्द और औरत की ज़िंदगी को बरतने के लिए एक जैसे मामलात पर एहसासात मुख्तलिफ होते हैं। वो उस पल इस बात को जहन में रख कर रहा था कि महर शरई हक रखता है, पर शरई हक था, फिर भी वो उसके साथ नहीं आई थी। एक औरत के जज्बात को जाने बगैर वो उसकी बीवी थी, तो उसी भी की बेटी भी तो थी। हालात ने उसे ऐसे दौर दराहे पर ला खड़ा किया था जहाँ अगर वो अपने बाप की नाफरमानी करके उसके पीछे चल देती तो नाफरमानी की एक नई दास्तान रकम कर देती। एक मान जो बाप को अपनी बेटी पर था, वो टूट जाता कि हर रिश्ते के अलग तकाजे होते हैं। उस पर अगर वह हैदर की मनकूजा से बीवी बन चुकी होती, तब लाख हाकिम अली उसे वास्ते देता, अपनी इज्जत और जलाल के वो अपने खामन के साथ जाने को तरजीह देती। मगर उस पल वो दोनों मर्द उसके एहसासात को समझ नहीं पाए थे। वो दोनों ने ही अपने अपनी अना की जंग में उसकी मोहब्बत का इस्तेहसाल किया था। वहाँ
से हैदर ने सीधा मामू के घर गया था। सोफ़ी को खुश देखकर जलते दिल को कुछ बेकरार आया था। फिर सोफ़ी को मुख्तसर सी सूरत हाल बताकर वो शहर चला गया। ज़िंदगी की पहली और अहम तरजीह की उसके लिए तरीम भी थी। वो दरमियान में ख्वाह ही में ही मोहब्बत नामी अक्टूबस का शिकार होकर महर से निकाह कर बैठा, वरना उसकी दूर की मनसूबाबंदी में अभी शादी शामिल नहीं थी। मगर उसी का नाम ज़िंदगी है कि ये हमारे तय कर वो रिश्ता रास्तों पर नहीं चलती। ज़िंदगी को अपनी नहज पर चलाने के लिए के कद्दर अपने मुतय्यन कवानीन हैं, जिन पर इंसान को चाहे या ना चाहे जाना ही पड़ता है। अब उससे पहले अपने इम्तिहान की तरफ यकसी वसूली से तवज्जो देनी थी। फिर उसे फ़ारिग होकर सुकून से ही अपनी ज़िंदगी के बारे में कुछ अहम फैसला लेने थे, जिनमें हाकिम अली से अपनी ज़मीन वापस लेकर कुछ तरक्याती मंसूबों का पर काम करता, जिससे गरीब किसान का ना सिर्फ इस्तेसाल ख़त्म हो बल्कि उसके रोज़गार का भी सबील पैदा हो। गाँव में तालीम और सेहत के लिए कुछ ज़रूरी इक़दामात, जिनसे जहालत के अंधेरों का खात्मा हो सकता है और गरीब लोगों को सेहत के हवाले से बुनियादी ज़रूरियात बहम मिलती है, उन सब कामों के लिए उसका अज़म तो था, मगर दौलत की अहमियत से भी इनकार मुमकिन नहीं था। वो पैसे के बगैर सिर्फ इरादे और कोशिश से कुछ नहीं कर सकता था। एक दो बार हाकिम अली ने उससे अपने इरादे शेयर किए थे, तो उनकी सोच जानकर हैरान रह गया था कि उनका ख्याल था कि गरीब लोगों को अगर तलीम, शऊर और हर बयान की ज़रूरत मिल गई तो उनकी ग़ुलामी कौन करेगा। उनका ख्याल था कि वो बस अपनी तलीम मुकम्मल करे और ऐश करे। उन किताबी बातों पर अमल करने के लिए हुकूमत मौजूद है, तभी से ही उसने सोच रखा था वो खुद अपने बलबूते पर जो हो सका करेगा। और फिर महर भी उसके ख्वाबों में शामिल हुई थी। महर की याद आने पर उसके हलक में जैसे कड़वा धुआं घसता चला गया था। हाकिम अली अगर उस गाँव में पर हुकूमत करता था तो कुछ वफादार हैदर अली के भी थे। उसने फ़ोन पर उन लोगों को कुछ ज़रूरी हदायत दी, कुछ मालूमात जमा करके पहचाने को कहा और खुद हर सोच को झटक कर अपने इम्तिहान को तैयारी में लग गया। उसे गए हुए आज 10 दिन होने को आए थे और महर का चैन और सुकून गोया वो अपने साथ ही लेकर गया था। वो चले पैर की बिल्ली की मानित यहाँ से वहाँ चकराती दिन तमाम करती। बीवी ने उस दिन के बाद उसे इतनी बार कॉल करने की कोशिश की, मगर उसका नंबर बंद मिला था। हाकिम अली की ज़मीनों पर साथ वाले गांव की चौधरी से तो मैं हो गई। वो भी उन्हीं के टक्कर का बंदा था। सो आजकल उनके चक्कर थाने कचहरियों के गिरोह गुजर रहे थे। सोफ़ी ने एक बार लैंडलाइन नंबर पर रब्ता किया। उसकी आवाज़ सुनकर वो सिर से उठी थी। तुमने अच्छा नहीं किया महर। उस वक्त हालात जो है उनका तकाजा यही था कि तुम उनके साथ चली जाती। तुम्हारा फैसला ही चाचा के इस जुल्म के सफ़र को रोक सकता था। वो तुम्हें भगा के नहीं लेके जा रहा था। सबके सामने लानी अपनी बीवी को साथ चलने को कहा था उन्होंने, और तुमने उनका मान तोड़ दिया महर। वो मेरे पास आए थे, बहुत टूटे हुए लग रहे थे, बहुत अफसरदा। सोफ़ी का इस तरह कहने से उसके अंदर कई मराज जगा गया। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई सोफ़ी। अब्बा ने कहा कि खुद को गोली मार देंगे अगर मैं गई, तो मैं डर गई थी सोफ़ी को लोग क्या कहेंगे कि माँ बाप की 20 साल शफकत, मोहब्बत और इत्मीनान का सिला दिया अब एक बेटी ने, कि एक सिर्फ निकाह के बलबूते पर सब फरामोश करके जल्दी। खुदा की कसम सोफ़ी, मेरा दिल चीख चीख कर हैदर के साथ जाने की जिद कर रहा था। वो रो रो कर अपनी अजीज़ो जान दोस्त पर अपना मता नजर वाज़ा कर रही थी। रोना बंद करो महर, अब भी रोने का नहीं, कुछ सोचने और कर दिखाने का वक्त है। अभी हैदर लाला बहुत गुस्से में है। 1-2 दिन में उनके इम्तिहान शुरू होने वाले हैं। मैं उसके बाद उनसे बात करूंगी, तब हो सकता है चाचा को भी अपनी गलती का एहसास हो जाए, तो मिल बैठ कर ये बात कर सकते हैं। सोफ़ी की बात पर उसे कुछ तसल्ली हुई। अपनी परेशानी से निकली तो सोफ़ी से उसके घर खामद और दीगर लोगों की बाबत पूछा था। जवाबन उसके लहजे की तमानियत और घंग से ही वो उसकी खुशी की बाबत जान गई थी। हाकिम अली वाकई उसे हैदर से खाला दिलवाकर रिश्ते के एक चाचा साथ से ब्याहना चाहते थे, जो उम्र में उससे कुछ बड़ा था। एक बीवी भी थी। पहली बीवी से सिर्फ एक ही बेटी थी और किसी पेचीदगी के बायस अब उसकी बीवी मजीद बच्चा पैदा नहीं करने के काबिल नहीं थी। वो अपनी बेटी को बटे सट्टे में शाहों को देकर महर को अपनी बीवी बनाना चाहता था। वो ज़मीन इनके मालिक नवाज ने हाकिम अली को हरसाना जिसको भड़का दिया था। महर के अब्बा शाहों की ही बात कर लो, उनसे महर का रिश्ता तोड़ने का फैसला मत करो। हमारे ख़ानदान में तो कभी मंगनी नहीं टूटी, आप निगाह तोड़ने की बात करें हैं। बरादरी क्या कहेगी। हैदर बड़ा बच्चा है, बस ज़रा जज्बाती है, प्यार से समझा दोगे तो समझ जाएगा। चाची ने फिर भी उन्हें रोकने की कोशिश की थी। बरादरी का बड़ा हूँ मैं, मुझे किसी से क्या कहना है। सबको पता है कि हैदर एक बागी नौजवान है और उसने अपनी बहन को बरादरी से बाहर ब्याह कर बगावत की है। मुझे उसको अपनी धी का हाथ नहीं देना, और नवाज के भी तो शादी की यही शर्त है कि रिश्ता दोगे तो ही वो बाज देगा। और अच्छे बच्चे की कारस्तानी भी सुन लो। अदालत की तरफ से अपनी ज़मीन और जायदाद की हवालगी का नोटिस भेज दिया है। उसने नाफरमानी का बहुत शौक़ है, ना अदालतों के चक्कर लगाने का, तो उसका ये शौक़ नवाब में पूरा करूँगा। हाकिम अली के इरादे सुनकर बाहर कान लगाकर सुनती महर उसे देख अंदर बिना दाखिल हो गया। वो दूध लेकर वापस पलट आती और मुलाजमा को दूध पकड़ाकर खुद अपने कमरे में आ गई। सारी रात उसे ढेर बनकर गुजरती रही।
गुजरी थी और सुबह अब्बा के कमरे में खसूसी बुलावा हुआ उसका जी धड़का रह कर आओ पुत्र बैठो। उन्होंने उसे बैठने को कहा, फिर कहा कागजात और पेन जो टेबल पर रखे थे उनकी तरफ इशारा करके कहा कि वो जहाँ जहाँ कहते हैं जाए साइन कर दे जाए। महर को जैसे किसी बच्चे ने डंक मारा था, वो बदक कर अपनी जगह से खड़ी होगी। नहीं नहीं अब्बा, आपने आज तक जो कहा मैंने माना, मगर मैं उन पर या किसी के भी कागजात पर साइन नहीं करूंगी, कभी भी नहीं। उसने जोर जोर से नफी में सर हिलाते हुए कहा, खौफ ज़्यादा नजरों से मेज़ पर पड़े कागजात को देखा, गोया वो बेजान कागज ना हो और अफरियत हो कोई। महर, तुमने सुना नहीं मैंने क्या कह रहा हूँ? हाकिम अली कुछ देर को शदर से उसका रदम अमल देखते रहे, फिर जोर से गर्ज कर कहा, जवाबन महर नहीं कहकर वहां से रोती हुई भाग गई। हाकिम अली जवाब तक न जाने कितने मंसूबे बना चुके थे महर के खिलाफ। फिर शादी दौलत का हसूल, हैदर की दौलत हड़प करके करने का मंसूबा, इस सब में उन्हें महर का रवैया दराड़े डालता महसूस होने लगा। फिर प्यार डांड हत्या के मार भी महर उन कागजात पर हाकिम अली को दस्तखत करवाने पर मजबूर न कर सकी। उस वक्त हाकिम अली की हालात इस भड़बड़े शेर की मानी थी जिससे उसका अपना शिकार कोई और छीन कर ले गया हो। उस दौरान हैदर अली की तरफ से उन्हें एक और दालती नोटिस भी मिल गया। हाकमियत या दौलत का हसूल, ये एक ऐसा नशे है जिसमें इंसान नफस की गुलामी कबूल करके खुद को फ़िरौनियत के दर्जे पर ले जाता है। हाकिम अली पर भी इस वक्त फ़िरौनियत का भूत सवार था। ना तो उसकी हाकमियत के दर्जे से दस्तबरदार होना चाहता था जिससे पर गुज़िश्ता 20 बरस से फायज था, ना ही उन्हें उस ज़मीन और जायदाद से महरूमी कबूल थी जो कुछ तो उन्होंने मुख्तलिफ नाजायज़ तरीक़ों से हासिल की थी, और आयदी से ज़्यादा जायदाद के हैदर का कानूनी वारिस था, जो उससे पहले तो हैदर ने चंदा अहमियत ना दी थी, बल्कि हर लिहाज से हाकिम अली भी ही करता धरता था। मगर अब उसकी तरफ से कानूनी ने हाकिम अली को बौखला कर रख दिया था। उन्होंने बहुत सोच बचा करके अपने मकदम खास कर बुलाया था। फिर उसे हैदर के कत्ल का हुक्म देते हुए उनका दिल ज़रा भी ना कांपा था। ये अनोखा ख्याल अब उसके जहन में आया था कि महर साइन करे या ना करे, अब उसकी परवाह भी नहीं थी उन्हें। जब हैदर ने मर जाना था तो खुद ब खुद सारी जायदाद उनके कब्जे में थी आ जानी थी, और महर भी उस बंधन से आज़ाद हो जाती। उसकी शादी नवाज से कर सकते थे। बदले में नवाज ने उन्हें 2 मरबे ज़मीन देने का वादा किया था। उसकी रूटीन पर नज़र रखो, वो अपनी बहन से मिलने के लिए आता है शहर। उसे 12 इस बार वो आए तो जिंदा बचकर जाने ना पाए। उन्होंने सफाक लहजे में हुक्म दिया, तकदीर ने एक जालिम इंसान के उस फैसले को सुना और अशरफुल मखलूक़ात की इस मुतल्लिक़ एलानी पर मुस्कुरा दी कि सिफत किसके लिए है और उसे अपना कौन बैठता है। जहन से सारी सोचों को सटक कर फिलहाल वो अपने इम्तिहान में मसरूफ़ था, मगर उस दौरान उसका गाँव का अपने ख़ास बंदों पर से मुसलसल रब्ता था और वकील से भी 2-3 दफ़ा मुलाकात हो गई थी। सोफ़ी इस रोज़ रात को फ़ोन पर बात करती और उसने एक दफ़ा महर की तरफ से उसका दिल साफ़ करने की कोशिश की थी, मगर हैदर ने सख्ती से टोक दिया। वो उस हवाले से कोई बात नहीं सुनता चाहता था। उसके उस कदर कतई अंदाज के बाद सोफ़ी के मज़ीद कुछ कहने की ज़रूरत नहीं हुई थी। फिर अदालत की पहली पेशगी पर हाकिम अली नहीं आए थे। उन्हें सख्ती से अगली पेशी पर पेश होने का हुक्म दिया गया था। हैदर का आज आखिरी पेपर था, कल उसका सोफ़ी की तरफ जाने का इरादा था, और फिर अपने गाँव से फारिग होकर वो जो सोया तो शाम की खबर लाया था। नींद से जागने पर उसने खुद को ताज़ा दम महसूस किया। अब उसका इरादा मार्केट जाकर सोफ़ी के लिए कुछ शॉपिंग करने का था। शॉपिंग से पिछली दफ़ा इस दुश्मन जहाँ के लिए की गई थी खरीदारी याद आई, जिसे जब उसने उसके हवाले किया था तो कैसे वह हैरत और खुशी से दंग रह गई थी। फिर उस ख्याल पर बेवफाई की बदगुमानी ने अपना रंग गहरा किया तो उसने झटझटक कर ऑफ पर मोबाइल ऑन किया और खुद मार्केट जाने के लिए उठ खड़ा हुआ। मोबाइल ऑन करने पर मैसेज की रंग टोन ने एक ना ख़त्म होने वाला सिलसिला शुरू हो गया। अभी वो उसे खुलकर देखने पाया था उसे सोफ़ी की तरफ से कॉल मसूल हुई। लाला, आप कहाँ हैं? मैं आपको सुबह से कॉल करने की कोशिश कर रही हूँ। चाचा हाकिम अली का शहर आते हुए बहुत बुरी तरह से एक्सीडेंट हुआ है। शदीद ज़ख्मी हालत में उन्हें वहीं शहर लाया गया है। जवाद कह रहा है कि हमें चलना चाहिए, मगर आप पूछना चाहती हूँ थी पहले। सोफ़ी तेज़ तेज़ बोल रही थी और उसके आवाज़ हैदर को रोई हुई भी लगी। हैदर को उस पल ना दुख ना हुआ था ना खुशी। एक सन्नाटे किसी कैफियत उसके वजूद पर फैलाई। हाँ सोफ़ी, मुझे जवाद से अस्पताल का पता करके दो, मैं खुद जाके सारी सूरत हाल मालूम करके तुम्हें बताता हूँ कि क्या करना है। वो कुछ रुक कर बोला, तुम हवेली चली जाओ, मगर अभी नहीं, कल सुबह, अब रात होने वाली है। फिर जवाद ने सोफ़ी से फ़ोन कर लेकर हैदर को शहर के इस अस्पताल का नाम दिया जहाँ हाकिम अली को ले जाया गया था। वहाँ पहुँचने पर उसे हाकिम अली के 2 ख़ास मुलाजमीन के अलावा चौधरी नवाज मिला था। फिर सहमा हुआ शाह रोता हुआ हैदर से आकर लिपट गया। हैदर लैला, अब्बा बहुत ज़ख्मी है, अब क्या होगा? 12-13 साल का शाहू किसी अपनी की मौजूदगी ने बेहद ढाढ़स दे दिया था। हैदर ने तसल्ली से धमकी दी, अल्लाह से दुआ करो शाहू, सब ठीक हो जाएगा, मैं डॉक्टर से मिल लूँ। उसने अपने मखसूस संजीदा अंदाज में कहा और उस दौरान मुलाजिम को उसका हाकिम अली की
हालात से आगाह कर चुके थे नवाब चौधरी नवाज के हैदर अली के यहाँ आने की हरगिज़ उम्मीद नहीं थी कि वो खुद तो उनके वारिस समझकर यहाँ आया था। अब हैदर को देखकर नागवारी से मुंह बनाए एक तरफ बैठ रहा था। हाकिम अली का ऑपरेशन 2 से 3 घंटे जारी रहा था। बिल आखिर के उन दोनों की टांगें काटनी पड़ी थी। वो अभी तक होश में नहीं आए थे। अगले 24 घंटे में ने बेहद अहम थे। आईसीयू के ठंडे शीशे के पार हैदर ने कई मशीनों में जकड़े हाकिम अली को देखा और उनके राब गुस्से चलना फिरना याद करके उसकी आंखें नम हो गई थी। फ़ोन करके उसने बीबी से बहुत दिन बाद रब्ता किया और उनको आहिस्ता से सारी सूरत हाल बताकर दुआ करने को कहा था। मैं कहती थी हैदर हाकिम अली को मत गरीबों की बददुआएं समेटो, मजलूम की आह और अल्लाह के दरमियान कोई रुकावट नहीं है। फिर उसने जो तुम्हारे साथ किया उसके बाद मेरा दिल बोलता है, ऐसा लगता था हर पल के कोई तूफान आने को है। बेबी रो रो कर कह रही थी, कुदरत के फैसले इंसान की दुआओं में या बददुआओं की मोहताज नहीं होते बीबी। मैंने उनसे बददुआ का रिश्ता रखा था। मेरी उनसे जंग सही और गलत के लिए थी बस। अब उनको सिर्फ दुआओं की ज़रूरत है। कुदरत को अभी हाकिम अली की ज़िंदगी मंजूर थी, तब ही तो 2 दिन बाद उन्होंने आंखें खोली थी। मगर फिलहाल उनका ज़्यादातर मस्कन दुआएं के असर रखा जा रहा था कि उनकी ख़वातीन भी एक चक्कर अस्पताल का लगा गई थी। मेहर बाप की तरफ से सदमे का शिकार तो थी ही। हैदर की तलखी और सर्द महरी ने उसे तोड़ कर रख दिया था। अस्पताल में वो सबके लिए वहीं पर पुराना हैदर था, तसल्ली देता हो मेहरबान सिवाय उसके। उसने सबको ही को वक़्त सब्र और हौसले से काम लेने को कहा था। उनके ताल्लुकात के लाजद्दीन ने चौधरी नवाज को जल्द ही वहाँ से वापस जाने पर मजबूर कर दिया था। हफ्ते बाद हाकिम अली को मुकम्मल होश आया था और अपनी हालत के बारे में जानकर वो फूट कर रोए थे। बिला हैदर की मौजूदगी, उसकी देखभाल और अपने साथ रवैये देखकर उन्होंने पहला फ़ोन अपनी इस मदद खास को पिछला हुक्म रद्द करने का किया था। मेरा खुदा, अगर उसने हैदर को मार डाला होता तो वो सोच कर ही लर्ज कर रह जाते। जो अब वो उनके लिए डॉक्टरों के पीछे दौड़ता फिरता, उनका मुसलसल क़याम उनके साथ ही था। दौलत सब कुछ हो सकती है मगर रिश्तों का नमद बदल नहीं हो सकती। शहो अभी छोटा था। वो बरादरी ख़ानदान जिसका हवा वो हर वक्त खुद पर सवार रखते। वो एक बार उनकी इयादत करने के बाद अपने घरों जा चुके थे। फ़कत हैदर ही बच्चा था यहाँ अस्पताल में उनके पास, जो मुसलसल 1.5 माह से उनके साथ ये किसी साय की मानी था। उस दौरान हैदर के प्रैक्टिकल्स हुए थे और वो मुलाजिम को 1000 तकीद के बाद फ़कत 3 घंटे के लिए जाता और वापस आने की करता था। हाकिम अली की 2 ऑपरेशन मजीद हुए थे। घर की ख़वातीन भी दरमियान में आती रहती। महर की 82 नज़रें उसको देख कर शराब हो जाती। हैदर का रवैया उसके साथ हनोज वही था। एक दफ़ा उसने हाकिम अली की तबीयत के बहाने ही कुछ दरियाफ्त किया था। उसने इस कदर सर्द महरी से जवाब दिया था कि महर आंसू भरी आंखों से उसे देखती रह गई। सोफ़ी भी जो अदा और मामू के साथ आई थी हाकिम अली को देखने, और फिर जिस रोज़ हाकिम अली ने हैदर के सहारे व्हील चेयर पर हवेली की दहलीज की थी, फूट कर रोए थे कि गुजरे उसके जानलेवा अरसे ने उन्होंने सिर्फ अपना मुहासबा करने का काम ही किया था। इंसाफ की कसौटी पर अपने अमाल की स्याही उन्हें इस बुरी तरह शर्मिंदा कर गई थी कि वो सोचते कि हैदर से माफ़ी कैसे और किस मुंह से मांगे। मगर आज उन्होंने मजीद देर न होने के सोचते हुए उसके आगे हाथ जोड़ दिए थे। जब वो उनको उनके बिस्तर पर लेटाने में ही हाँप रहा था, हैदर साकत ही तो रह गया था और तेज़ी से उनके जुड़े हाथों खोल दिए। ऐसे करके मुझे गुनाहगार मत करें प्लीज़ चचा, ये आपका मर्तबा नहीं है। चचा भतीजे के बीच उस जज्बाती सी ने वहाँ पर मौजूद सब लोगों को रोने पर मजबूर कर दिया था। आपसे मुझे पहले भी गिला नहीं था चाचा। हाँ, आपकी ज़िद और गलत फैसलों पर एतराज़ ज़रूर था, क्योंकि मैं इंसान से नहीं उसकी बुराई से नफरत करना वाला शख्स हूँ। आप मेरे बाप की जगह पर हैं। आपकी खबरगिरी और खिदमत मेरा फ़र्ज़ है। और ये तो भी बता दूँ कि आप आज भी गलत फैसला लेंगे तो मैं आज भी आपको टोकूंगा, क्योंकि गलत बात को कबूल करना मेरी सरपरस्त में नहीं है। अरे तू तो हीरा है मेरे बच्चे, फरिश्ता है, और मैं बदजात गजा तुझे मारने का मंसूबा बना बैठा था। ये तो अल्लाह ने मुझे ठोकर लगाई तो सही गलत का फ़र्क समझने का मौका मिला है, वरना न जाने कितने और बड़े गुनाह मेरे हाथों सरजद होने थे। मुझ जैसे लोग होते हैं जो कुदरत के ढेल को समझ ही नहीं पाते, और जब रस्सी खींच ली जाती है तो मुंह के बल गिरते हैं। खुद एहतसाबी के गड़े अमल से गुजरने के बाद हाकिम अली ने जाने कौन कौन से गुनाह याद कर रहे थे। हैदर मजीद क्या कहता, बस उनका हाथ थपकता रहा। उनके गुनाहों के तराफात के तवील फहरिस्त सुनता रहा। बस करे चाचा, गुनाह इस वक्त ख़तरनाक तरीन सूरत इख्तियार करता है जब गुनाहगार उसको गुनाह ही नहीं जाने, और जब इंसान को गलती का एहसास हो जाए तो माफ़ी का दर तो रब के हाँ हर वक्त खुला है। बेशक वो रहीम और गफ़ार, तौबा कबूल
کرنے والا ہے، پچھتاتا تو انسان تب ہے جب اسے توبہ کا موقع دیا بغیر رسی کھینچ لی جائے۔ جس کو زندگی میں ہی گناہوں کی توبہ کا موقع مل جائے وہ تو خوش نصیب ہے چچا۔ اس نے اپنی اسی نرم لہجے میں سمجھایا جس سے اب تک ان کو سمجھاتا آ رہا تھا۔ ڈاکٹر سے اس کی طویل بات چیت ہوئی تھی جس میں انہوں نے بتایا تھا کہ اس قسم کے مریض جنہوں نے پہلے بھرپور زندگی گزاری تھی، جب کوئی سے حادثے کے بعد ایسی لاچاری کی حالت میں آ جائے، مایوسی کی حد پر آ کر ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں، ایسے میں ان کے گھر والوں کو ان کا ہر قسم کا رویہ برداشت کرنے کا حوصلہ ہونا چاہیے۔ گھر والوں کی محبت اور خیال ان کا آہستہ آہستہ زندگی کی طرف لے آتا ہے اور تھوڑی سی حوصلہ شکنی یا انتہائی ان کو خودکشی کی طرف دھکیل دیتا ہے۔ اس نے مہر کے علاوہ باقی سب کو یہ بات سمجھا دی تھی۔ چاچا نے صوفی کو بلوا کر اس سے ابھی معافی مانگی تھی۔ اب صوفی اور اس کے گھر والوں کے لیے حاکم علی کے گھر کے دروازے کھل چکے تھے۔ چچا نے زمیندار تو کیا، گھر اور گاؤں کے تمام امور کی ذمہ داری کلی طور پر حیدر کو سونپ دی تھی۔ اس کے باوجود وہ ہر کام کرنے سے پہلے انہیں بتاتا، ان سے زیادہ طلب کرتا، انہیں اپنے مشورے میں شامل رکھتا تاکہ وہ خود کو عزوم معطل محسوس نہ کرے۔ ایک دو بار کسی پنچایت میں ان کا وہیل چیئر سمیت بھی لے کر گیا تھا۔ شاہو پر بھی سکول جانے کے لیے حیدر کی طرف سے بہت سختی تھی۔ اس دن بی بی نے اسے بلاوا بھیجا، مشورہ دیا تھا کہ حاکم علی نے اس سے اپنے اور مہر کی شادی کی بات کرنی چاہیے، مگر حیدر نے منع کر کے انہیں حیران کر دیا۔ میری زندگی کے یہ 2-3 سال میرے ارادوں کو یا پایہ تکمیل پہنچانے کے لیے بہت اہم سال ہیں، ایسے میں ہمیں شادی جیسی ذمہ داری اٹھانے کا خود کو اہل نہیں سمجھتا، فارغ ہو کر کچھ اس بارے میں کچھ سوچ لیں گے، سنجیدگی سے انہوں نے کہا۔ اور ایسا کہتے ہوئے کچھ عرصے پہلے ہی وہ وقت نظروں کے سامنے ٹھہر گیا جب اس ظالم لڑکی نے اس کا مان توڑ دیا تھا۔ صوفی جو کہ بی بی کے ذمہ میں لگا کے تھے حیدر اس حوالے سے بات کریں، بی بی کی زبانی کا اس کا جواب جان گئی تھی کہ حیدر کے انکار کے پیچھے مہر پر کا غصہ تھا، اور اس بار جب وہ آئی تو مہر کا پکڑا تھا جو خود اس کے بے مہر روپے سے آد موئی ہو رہی تھی۔ لالا تم سے بہت خفا ہے مہرو، انہیں منا لو، وہ دل کے سخت نہیں ہے، لیکن وہ اس بات کو قبول ہی نہیں کر پا رہے کہ زندگی کے سب سے اہم فاصلے میں ان کی زندگی کے ساتھی نے ان کے ساتھ چلنے کا انکار کر دیا۔ تمہیں پتہ ہے نا صوفی میں نے ایسا کیوں کیا؟ وہ تڑپ کر بولی۔ ہاں مجھے پتہ ہے، مگر تمہیں ان کو بتانا چاہیے انہیں زبان سے۔ بی بی نے ان سے شادی کی بات کی تھی، مگر انہوں نے رخصتی کی بات چاچا کے سے کرنے کو منع کر دیا، اور اگلے کئی سالوں تک شادی کے حق میں پڑ نہیں ہے۔ خود سوچو مہر، محض وہ 2 ماہ پہلے تمہاری رخصتی کے لیے چچا کے سامنے تن جانے والے لالا نے ایک دم کیوں اس معاملے میں خاموشی اختیار کر لی ہے، جبکہ اب حالات بھی ان کے حق میں ہیں۔ ابھی تم خدا دونوں کے درمیان صرف غلط فہمی ہے، اعتبار کر فقدان ہے، اور یہ دونوں چیزیں مل کر بدگمانی کو جنم لیتی ہیں۔ لالا کے دل میں بدگمانی ہے اور اس کے گرد کے اپنے اعتبار محبت سے صاف کرو مہر، مرد کے دل میں ایک دفعہ میل آ جائے تو آسانی سے نہیں دھلتا۔ دیر مت کرو، میں تم دونوں کو ایک ساتھ خوش دیکھنا چاہتی ہوں۔ صوفی کافی دیر اسے سمجھاتی رہی، مہر بھی اس سرد مہری برداشت کرتے کرتے تھک چکی تھی، جب وہی اس کے انتظار میں جلے پیر بلی کی مانند یہاں وہاں جکڑاتی رہتی۔ بی بی سے پتہ چلا تھا کہ وہ حاکم علی کے ساتھ زمینوں پر تھا اور آج کوئی ضروری فیصلہ تھا، تو دیر سے آنا تھا۔ پھر واقعی وہ لوگ رات کے 9 بجے ہی لوٹے تھے۔ حیدر نے حاکم علی کو ملازمین کی مدد سے گاڑی سے ویل چیئر پر منتقل کیا، پھر انہیں ان کے کمرے میں لے کر آیا، اور وہاں سے آتے آتے بھی اسے مزید آدھا گھنٹہ لگا دیا۔ اس کے حاکم علی کا علاج بھی ابھی بھی جاری تھا، ان کو دوائیاں وغیرہ دینا سب حیدر نے اپنے ذمہ لے رکھا تھا۔ اس کا ارادہ ڈاکٹر سے مشورے کے بعد حاکم علی کے مصنوعی ٹانگیں لگوانے کا تھا۔ کافی دیر انتظار کے بعد مہر نے اسے اپنے کمرے کی طرف جاتے دیکھا۔ کچن میں جا کر اسے ملازم سے وہ دودھ کا گلاس لیا جو وہ حیدر کے نیم گرم کے لیے کر کے لے جا رہا تھا، اور دھڑکتے دل سے اس کے کمرے کی جانب آگئی۔ ہلکی سی تصویر کے بعد وہ کمرے میں آئی اور بستر پر بیٹھا اپنے جوتے کے تسمے کھول رہا تھا۔ رکھ دو یار، آج تو بہت تھک گیا ہوں، وہ نیچے جھکا ہی ملازم سمجھ کر بولا تھا، مگر اس کی ہلکی سی السلام علیکم سن کر اسے جھٹکے سے اپنا سر اٹھایا تھا۔ دروازے کے پاس شرمندہ سی مہر کو دیکھ کر بے ساختہ ایک طویل سانس نکل کر گئی تھی۔ وعلیکم السلام، فرمائے۔ کتنا اجنبی سا انداز تھا اس کا۔ مہر بے ساختہ ہونٹ چبا کر رہ گئی۔ ایسے اس انداز میں بولے گا تو کیا خاک بات ہو پائے گی، مہر نے دل ہی دل میں سوچا، جبکہ حیدر اب بازو پیچھے کر کے بیڈ پر ہاتھ ٹکائے خاصے آرام دہ حالت میں بیٹھ کر اسی کو دیکھ رہا تھا۔ کتنا تکلیف دی تھی اس لڑکی نے کچھ عرصے پہلے، وہ تو بی بی نے اسے جب ساری تفصیل بتائی تھی کہ کس طرح سے حاکم علی زبردستی مہر سے خلا کے کاغذات پر سائن کروا کے اس کی شادی نواز سے کرنا چاہتے تھے، مگر مہر نے انکار کرتے سختی سے اپنی ضد پر اڑی رہی، حتیٰ کہ حاکم علی نے اس کو مارا بھی تھا اور 2 دن کمرے میں قید بھی رکھا تھا، مگر پیار، مار پیٹ، حتیٰ کہ بھوک اور پیاس بھی اس کو دستخط کرنے پر مجبور نہ کر پائی تھی۔ تب حیدر کے دل پر بدگمانی کی جو میل جمی تھی وہ صاف ہوئی تھی، مگر وہ چاہتا تھا کہ وہ خود اس کو یہ سب بتائے اور صلح میں پہل کرے۔ سو بی بی کو اپنی
शादी से फ़िलहाल मना कर दिया और उसकी तवक्का के ऐन मुताबिक अगले ही रोज़ उसके सामने मौजूद थी। अगर तुम मुराक़बा करने आई हो तो उसके लिए जगह कतई नामुनासिब है, उसके नामुनासिब है। उसके कहने पर वो अपने ख़्यालों से चौंकी। हैदर अपनी जगह से उठा और उसके कांपते हाथों से दूध का गिलास लेकर साइड टेबल पर रख दिया। बैठ जाओ महर, और बताओ कि क्या कहने आई हो। उसका नरमी से इस तरह से कहना कि आंसू का एक रेला मलकों का बंद तोड़कर बाहर निकल गया। उसके लहजे के लिए कितना तरसी थी और वो कैसे अजनबी सा बना रहा था। अब तक सबसे उनके मुताबिक बात करता, मगर महर की बात का अव्वल तो जवाब ही ना देता। अगर कभी देता तो भी ऐसे जैसे पत्थर खींच मारने की मुतरादिफ होता है। मुझे माफ़ कर दें हैदर, मैंने आपकी बात मानने से इसलिए नहीं इनकार किया कि मैं बेवफ़ाई कर रही थी या आपसे छुटकारा चाहती थी। बस उस पल मैं अब्बा का झुका हुआ सर नहीं देखना चाहती थी। वो मान नहीं तोड़ सकती थी जो उन्हें मुझ पर था। वो हाथों में मुँह छुपाकर महचकियाँ लेते हुए कह रही थी, मैं जिसने आपको देख कर जीना सीखा था, आप जैसे बनने की की ख्वाहिश में बदलती चली गई। आपको अपने रब से दुआ में इतना मांगा कि इस करीम ज़ात ने किसी नेमत की तरह आपको मुझे दान दिया। मैं भला आपको छोड़ने का सोच भी कैसे सकती हूँ, आपने ऐसा सोचा भी कैसे। अब उसके चेहरे से हाथ हटा लिए थे, मगर सिसकियों और दरमियान में बात जारी रखी थी। वो अपना मुतमिन हाँ नज़र से उस पर वासिया कर देना चाहती थी। बादा वो फिर मौका ना मिली और हैदर जो उसके कुछ दिन और सताए रखने का इरादा रखता था, उसके आंसू से हार गया और दिल तो साफ कर ही चुका था। वो आहिस्ते से उठकर आया और नीचे बैठकर उसके दोनों हाथ अपने हाथ में ले लिए। बड़ी इससे बड़ी जंग लड़ने से भी आप वो काम नहीं कर सकती जो एक औरत के आंसू आपसे करवा जाते हैं। ऐसा मैंने कभी पढ़ा था और हंस दिया था कि ऐसा भला कैसे हो सकता है, मगर आज यहाँ बैठकर वो मेरी हंसी ही मेरा मजाक उड़ाती महसूस हो रही है। महर ने नासमझी से देखा, फिर फ़ौरन ही नज़रें झुका ली थी कि ऐसा बात उसकी नज़रों में अपने लिए वही जज्बात नज़र आए जो उसकी ज़िंदगी का हासिल थे। इस वक्त चाचा हमारे साथ जो कुछ करना चाहते थे उसमें अगर वो कामयाब हो गए होते तो ये सोच ही मुझे पागल कर देने को काफ़ी थी। मैं अगर खुद को हक पर समझ रहा था तो गलत भी तुम भी नहीं थी। जिस माशरे के हम पैदावार हैं वहाँ वाकई हर उस वक़्त चाचा जो हमारे साथ जो कुछ करना चाहते थे वो उसको मैं उसमें अगर वो कामयाब हो गए तो ये सोच कर भी मैं पागल कर देने का काफ़ी था। मैं अगर खुद को हक पर समझ रहा था तो गलत तुम भी नहीं थी। जिस माशरे के हम पैदावार हैं वहाँ वाकई हर रिश्ते को तकाजा होता है। तुम बगैर उसी के अपने बाप की दहलीज से मेरे साथ ऐसे भला कैसे चल सकती है। मैं तुम्हारी इस नुक्ते नज़र को हमारी बेवफाई समझा और कुछ अरसे के लिए तुम पर से बरगश्ता ज़रूर हो गया, मगर बाद में जब हकाइक मेरे सामने आए तो हर चीज़ साफ साफ थी। मगर अपने लिए मोहब्बत बेचारी देखकर दिल को अजीब सी तुमानियत महसूस हुई थी और फिर सोचा कि वो वक़्त भी दूर नहीं जब इज़हार का हज़न कभी समातों को मिल जाएगा तो कैसे हसीन पल होंगे। मगर यार क्या है, इन आंसुओं को ने मेरा प्लान पूरा ही नहीं होने दिया। वो मुस्कुराया। महर ने खुफकी से उसे देखा। मेरी जान पर बनी हुई थी और अगर मुझे कुछ हो जाता तो अरे अरे सोचा तरमा, बस अब वो खदशात वसवसे फिर भरे दिन फिर उन्हें नहीं आएंगे, ये मेरा तुमसे वादा है। तो क्या ख्याल है, फिर कल ही चाचा से रोशनी के लिए बात की जाए या अभी चला जाऊँ। नहीं इस वक्त नहीं, अब बस सो गए होंगे। कल महर ने बेसाख्ता उसे टोका और हैदर का बेसाख्ता कहकर उसका एहसास दिला गया कि वो क्या कह रही है। सो घेरा कर खड़ी हो गई और शर्मा कर कमरे से बाहर निकल गई। हैदर ने सूदगी से एक एहसास के साथ आंखें मूंद ली थी। उनकी ज़िंदगी में हिजर की काली रात ढल चुकी थी। तो ये था आज के नंबर का एंड, जिसका नाम था सुनो मान जाओ। कैसा सा लगा आप सबको ये नंबर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएगा। जिसने अभी तक मेरा चैनल लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो कहानी लाइक सब्सक्राइब मेरा चैनल और सुपर स्टार बेल आइकन। आप लोगों से मुलाकात होगी कल एक न्यू नॉवल के साथ। अल्लाह हाफिज़।